निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा हमारे निंदकों को अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को हमेशा साफ रखते हैं और हमारे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें हम ये जानेंगे कि डोनर से ब्लड कलेक्ट करने के बाद से लेकर ब्लड नए पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करने तक के बीच में कितने प्रोसेस होते हैं, और ब्लड के कंपोनेंट को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किस टेम्परेचर पे उसके हर पार्टिकल को रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड कोल्ड चेन क्या होती है? तो ब्लड कोल्ड चेन का मतलब है ये एक तरीके का सिस्टम है जिसमें स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट को देखा जाता है, जिसमें हम इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चुनते हैं कि इतने टेम्परेचर पे होल ब्लड जाएगा, इतने टेम्परेचर पे प्लेटलेट को रखा जाएगा, इतने टेम्परेचर पे हम लोग जो क्रायो प्रेसिपिटेट होगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, इतने समय के लिए करेंगे, इसमें ये वाला एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे और इसमें नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लड कोल्ड चेन। होल ब्लड क्या होता है? होल ब्लड की अगर हम बात करें तो होल ब्लड का मतलब है जो हमने डोनर से जो ब्लड कलेक्ट किया है उसमें सब कुछ है। प्लेटलेट, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वहाँ पे हमने कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं की होती है ब्लड से, तो उस चीज़ को हम होल ब्लड सेल कहते हैं। होल ब्लड सेल और रेड सेल को हमेशा 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में। ब्लड बैंक के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके अंदर अपना ही खुद का एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग अलार्म डिवाइस होता है, खुद का एक पंखा होता है, जो कि जो उसमें फ़ैन जो होता है ना अंदर, वो कूलिंग फ़ैन जो होता है उसका बेसिक काम है कि जो रेफ्रिजरेटर ठंडी हवा आ रही है वो पूरे फ्रिज में फैलाए, ताकि जो हवा है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और एक ही जगह पे नहीं इकट्ठी हो रही हो। फिर जो यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस है ना, उसका मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 6 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं हो सकता, और 2 डिग्री सेल्सियस पे तक में मतलब कोई भी ब्लड जो होगा हीमोलाइज नहीं होगा। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है कभी भी टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लड था वो हीमोलाइज हो चुका है। वो मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर आप रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जाने दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड के हीमोलाइज हो जाने के। तो पक्का ध्यान रखिए कि 2 डिग्री सेल्सियस से कभी भी नीचे ना जाए टेम्परेचर। और 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी होता है नॉर्मली, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो रेड ब्लड सेल की होती है उसको बना के रखता है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्लड बैग यूज, आप किस तरीके का ब्लड बैग यूज कर रहे हैं इस पे उसकी शेल्फ लाइफ मतलब जहाँ पे रखा है उस शेल्फ वहाँ पे मतलब कितने दिन आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं रेड ब्लड सेल के बैग को या फिर होल ब्लड को, ये डिपेंड करता है। नॉर्मली 35 से 42 डेज तक में एक ब्लड बैग में मतलब 350 यूनिट, जो मतलब एक यूनिट होता है उसमें मतलब 350 ml ब्लड को स्टोर करके आप रख सकते हैं। 35 डेज तक आप तब रख पाएंगे जब आपने उसमें सिर्फ सीपीडी ए डाला हो, या फिर सीपीडीए प्लस सागम सागम मतलब सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल अगर इसमें ऐड कर देने, जिसको हम एडिटिव सोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो वो 42 डेज तक रख सकते हैं। होल ब्लड सेल एंड रेड सेल को हमेशा इशू करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस के तक में। इससे ज़्यादा हाई लेके जाएंगे तो वो मतलब ब्लड का वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर में हमें पेशेंट में उसका ट्रांसफ्यूज करवा देना है। अगर फिर भी मतलब इससे ज़्यादा बार अगर ज़्यादा देर तक रह रहा है तो वो हीमोलाइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि पेशेंट को अगर हम गलती से भी हीमोलाइज ब्लड दे देंगे तो फिर उसे रीनल फेलियर या फिर एक फेटल ब्लीडिंग डिजीज हो सकता है। इसीलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टाइमिंग सही होना चाहिए और आपने जो टेम्परेचर पर उसको स्टोर करके रखा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ब्लड बैंक तो अपना जो पाउच होता है एक बार मतलब दे देते हैं, उसका वापस भी नहीं लेते हैं। फ्री फ्रोजन प्लाज्मा क्या होता है? तो फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को हम लोग विद इन 6 to 8 आवर्स में, जब हमने डोनर से ब्लड कलेक्ट किया तो 6 to 8 आवर्स में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं स्टोर्ड ब्लड से, और फिर हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं वापस से -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और या फिर उससे भी ज़्यादा पे। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसे हम 1 ईयर तक मतलब फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर में
अगर ज़्यादातर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो फैक्टर 8 और फैक्टर 5 होते हैं। और अगर हम इसको इतने इतने ज़्यादा ठंडा करके नहीं रखेंगे तो ये जो बेसिकली ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे ना, ये अपने आप को मतलब क्या कर लेंगे, डिटोरिएट कर लेंगे। धीरे धीरे इनकी जो पावर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और फिर इनका जो नॉर्मल पर्पस होगा वो एडमिनिस्टर ही नहीं हो पाएगा। एफएफपी को हम लोग ज़रूरी होता है कि हम इसको थॉ करें पेशेंट में इन्फ्यूज़ कराने से पहले, क्योंकि हमने इसको -40 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर रखा था तो वो जम गया होगा। थॉइंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से उसके नॉर्मल टेम्परेचर तक वापस लेकर आना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 to 45 मिनट्स में मतलब उसको हल्का सा वार्म करके, स्पेशल एक वार्मर होता है टाइप का, वहाँ से हम लोग उसको वार्म करके उसके बाद नॉर्मली ले आते हैं। ये 30 से 45 मिनट्स में हो जाता है। इसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको भी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में ट्रांसफ़र करिए। एक बार थॉ करने के बाद में फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को 30 मिनट में इन्फ्यूज़ करा दीजिए। अगर इसको इमीडिएटली आपको पेशेंट को नहीं देना है तो इसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टोर करके रखिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर में पेशेंट में इन्फ्यूज़ करा ही दीजिए, वरना फिर वो ख़राब है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने इसको थॉ करा दिया तो रीफ्रोज नहीं कर सकते हम कभी भी फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को। इसीलिए, और ये भी यहाँ ध्यान ध्यान रखना है कि मतलब जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत हो आप ब्लड बैंक से उतना ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि मतलब एक बार ही चला गया तो मतलब रीफ्रोज नहीं कर सकते आप उसको, ये ख़राब है फिर अगर ये पेशेंट में इन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है तो। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट फ्री फ्रोजन प्लाज्मा का ही एक इनसॉल्युबल पोर्शन है, जिसमें फैक्टर 8, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, फैक्टर 13 और फिब्रिनोजेन होता है। अगर हमें क्रायोप्रेसिपिटेट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ब्लड से फ्री फ्रोजन प्लाज्मा निकाल लेते हैं 6 से 8 घंटे के बीच में, फिर उसको रैपिडली फ्रोज कर देते हैं और फिर उसको स्लोली स्लोली थॉ करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया क्रायोप्रेसिपिटेट मिल सके। और फिर इसको फाइनली स्टोर कर देते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे। इसकी भी शेल्फ लाइफ 1 ईयर होती है। वॉल्यूम मतलब कितना, नॉर्मली हम कितना स्टोर करते हैं तो 25 से 30 ml होता है क्रायोप्रेसिपिटेट का वॉल्यूम, फ्री फ्रोजन प्लाज्मा बेसिकली। क्रायोप्रेसिपिटेट को भी थॉ करने की ज़रूरत है 30 से 37 डिग्री सेल्सियस पे, और 30 से 37 डिग्री सेल्सियस से हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यही बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। वाटर बाथ में कर सकते हैं 15 से 30 मिनट में। एक बार थॉ करने के बाद में इसको हम लोग 30 मिनट में ही हमको पेशेंट को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। अगर नहीं जल्दी हम कर रहे हैं ट्रांसफ्यूज़ तो हम इसको रख सकते हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर 4 आवर के अंदर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इट कैन नॉट बी रीफ्रोजन। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं किया है तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको भी हम दोबारा रीफ्रोज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें ब्लड बैंक से लेते टाइम पे हम लोग एक सर्टेन अमाउंट में ही लेते हैं। ब्लड बैंक वाले डायरेक्ट डायरेक्ट ये कह के आपको ये देंगे कि आपको इसको वापस नहीं देना है, मतलब अगर ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया। और अगर हम लोग जैसे कि नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो लोग ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं, वो तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि हम लोग कभी भी किसी पेशेंट को गलत नहीं बैग पकड़ा रहे हैं। मतलब हीमोलिसिस और ये सब चीज़ें चेक करके टाइम देख के देना है हमें किसी को भी। प्लेटलेट और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, फिर सिंगल डोनेट प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम लोग बेसिकली मैनुअली प्रिपेयर कर लेते हैं या फिर ऑटोमेटेड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं और इसको हमेशा प्लेटलेट एजिटेटर में रखते हैं। प्लेटलेट एजिटेटर एक तरीके की मशीन होती है जो हमेशा प्लेटलेट के जो बैग होते हैं उनको हल्का सा शेक करती रहती है। ये क्यों ज़रूरी है? प्लेटलेट क्या कर सकते हैं ना, प्लेटलेट अपने आप को मतलब अगर इनको शेक नहीं करते रहेंगे तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे किसी जगह पर, और अगर ये एक एक जगह पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो इनका जो फंक्शन होगा वो सही से नहीं होगा। जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है ना, वो मतलब वो एक तरीके से ख़राब ही हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको हमेशा एजिटेटर में रख के शेक करवाते रहते हैं। फिर होल ब्लड फॉर सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट शुड बी केप्ट एट 20 to 24 डिग्री सेल्सियस बिफोर प्रोसेसिंग। अब जैसे कि अभी तक आपने देखा था कि होल ब्लड को हम लोग पेशेंट से लेते थे और हम 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे रख देते थे उसको, ताकि हम बाद में से उसमें से हम फ्री फ्रोजन प्लाज्मा अलग कर सकते थे 6 से 8 घंटे में। लेकिन अगर हमें प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो हम प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करने से पहले
ब्लड को ज़्यादा ठंडा नहीं रखेंगे। हम लोग नॉर्मली 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि लो टेम्परेचर प्लेटलेट के फंक्शन और उसके सेपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकते हैं। इसीलिए होल ब्लड को तब तक आप 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पे ही रखिए जब तक आपने उसमें से प्लेटलेट को अलग नहीं कर लिया है। उसके बाद जो प्लेटलेट होगा वो निकालने के बाद में हम उसको एजिटेटर में रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपनी वायबिलिटी को खो देगा। प्लेटलेट की शेल्फ लाइफ 3 से 5 डेज होती है, और क्योंकि प्लेटलेट को स्टोर करने के लिए हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसके चारों ओर का जो टेम्परेचर होता है या फिर जगह होती है उसको हमेशा हम लोग क्लीन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट को कभी भी आप रेफ्रिजरेट नहीं कर सकते, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेशेंट में इन्फ्यूज़ करा दीजिए। इंस्पेक्शन ऑफ ब्लड बैग्स प्रायर टू इशू। किसी को भी इशू करने से पहले आप ये इस बात की पक्की जांच करिए कि ब्लड बैग जो है उसमें कुछ खराबी तो नहीं आ गई है। जैसे कि क्या उसमें कोई लीक्स हैं, या फिर क्या उसमें आपको हल्का सा हीमोलिसिस दिख रहा है प्लाज्मा में, या फिर आपको बिटवीन रेड ब्लड सेल में कोई वहाँ पे हीमोलिसिस दिख रहा है, और कहीं जो नॉर्मल जो सेल थे वो कहीं आपको पर्पल और ब्लैक तो नहीं दिख रहे हैं। फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट बैक बॉक्सेस की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट के लिए 30 मिनट में जल्दी से जल्दी, मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर तो आप ट्रांसफ्यूज करा ही दीजिए। ये इसका नॉर्मल टाइम होता है सबके लिए ये, एक तरीके से ये 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हमें लेके जाना है, और 24 से 20 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को इसे रखना है, हमें स्टोर करना है। फ्री फ्रोजन प्लाज्मा के लिए भी 30 मिनट्स में थॉइंग के बाद 2 to 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करते वक्त मेरे साथ टेम्परेचर भी। ऑल अनयूज प्रोडक्ट्स को हमें जल्दी से जल्दी ब्लड बैंक में या तो रिटर्न कर देना चाहिए। ब्लड बैंक वाले अगर इसको वापस नहीं ले रहे हैं तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसको कभी भी गलती से आप पेशेंट को नहीं देंगे। वार्मिंग ब्लड में क्या होता है ना कि मतलब जैसे कि हमने बात की कि क्या हमें हम ब्लड को इतना ज़्यादा स्टोर करके रखना इतने ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे, तो क्या उसे वार्म करने की ज़रूरत है? तो नहीं। 10 डिग्री सेल्सियस तक पे हम ब्लड को आराम से ट्रांसफ्यूज करा सकते हैं, बल्कि ये पेशेंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो ज़्यादा ठंडा सा जो ब्लड होगा वो पेशेंट में इल इफेक्ट नहीं लाएगा। आपको ब्लड को वार्म करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको लार्ज वॉल्यूम में रैपिड ट्रांसफ्यूजन कराना है। जैसे एडल्ट में तो 50 ml पर केजी पर आवर की रफ्तार से देना है, तब उतना सा वार्म कर दीजिए। और चिल्ड्रन में जो फ्लो रेट आप चाहते हैं ज़्यादा तेज हो जाए, 15 ml पर केजी पर आवर हो जानी चाहिए। समरी हम देख लेते हैं। होल ब्लड और पैक्ड रेड सेल को हमेशा 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना चाहिए। ट्रांसफ़र भी इतने पे ही करना चाहिए, 2 डिग्री से यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब वो जो बॉक्स होता है ट्रांसपोर्ट वाला, ये उस समय की बात है। और हम लोग जो बॉक्स होते हैं उनमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग बेसिकली आइस पैक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा डेरिवेटिव को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए अनमॉनिटर्ड इक्विपमेंट में। रेड सेल, प्लेटलेट, होल ब्लड मस्ट नेवर बी अलाउड टू फ्रीज। कभी भी इनको फ्रीज होने मत दीजिएगा। फ्रीज होने के बाद ये हिमोलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ये हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। ऑप्टिमल स्टोरेज टेम्परेचर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट के लिए -30 से -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और इनको हमेशा फ्रोज कर देना चाहिए सॉलिड। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।